गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम 66 बीपीएससी के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले जो भी बीपीएससी होगा मेंस का उसके लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और हम ऑलरेडी 65th बीपीएससी में पूछे गए पॉलिटी सेक्शन के 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 64th बीपीएससी के पॉलिटी सेक्शन को हमने उठाया है। आपको पता है कि इसके पहले हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते रहे हैं। आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, आप उन एग्जामिनेशंस में भी इस सवाल को देख सकते हैं। इसलिए आप कोई भी एग्जामिनेशन का मेंस दे रहे हो आप इसको जरूर देखिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो प्रियम्बल का है और दूसरा गवर्नर का है। हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे ताकि एक्सटेंसिवली इस चीज़ को डिस्कस किया जाए और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाए। सो मैं हूँ दीपक एंड ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ IAS PCS फैक्ट्री यू आर वॉचिंग मी। और यहाँ पे मेंस का डिस्कशन चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग बाइलिंगुअल करते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ताकि जो भी मीडियम के होंगे आप समझ जाएंगे आसानी से। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए हुए हैं? ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, प्रियम्बल के बारे में है कि जो संविधान है ना वो बताता है कि हमारा संविधान क्या है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसके कहां कहां संविधान में वो बातें लिखी हुई हैं जिससे ये साबित होता है कि हां संविधान की प्रकृति ऐसी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो हम लोग यहां पे मैंने यहां फ्रेमवर्क बनाया है एंड आई विल बी डिस्कसिंग। देखिए यहां पे मैंने प्रियम्बल का फ्रेमवर्क बनाया है, फिर यहां गवर्नर का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रियम्बल का। देखिए सबसे पहले ना आप इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन में आप प्रियम्बल की मीनिंग बताएंगे। आपको पता है कि प्रियम्बल जो है वो बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की भी इसको कहा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने लाया था उससे काफ़ी इंस्पायर्ड है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे KM मुंशी साहब, इन्होंने कहा था ये तो हमारे संविधान का होरोस्कोप है। होरोस्कोप पता है ना, जन्म कुंडली, क्योंकि जन्म कुंडली में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों को लिस्ट आउट करता है। NA पालखीवाला, इनका नाम जरूर लिखेंगे, इन्होंने कहा ये तो संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। संविधान का क्या है? ID कार्ड है। जैसे आपका ID कार्ड होता है उसमें सारा डिटेल होता है, ये भी एक। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रो में अगर इतनी चीज़ें लिख देते हैं ना तो आपका एक पैराग्राफ आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे बॉडी पार्ट पे और एक एक बात को, जैसे कहा था ना कि कैसे सोशलिस्ट है, हम कैसे मान लें। संविधान में आप बताइए वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जहां पे सोशलिज्म को दिखाया गया है। तो देखिए थोड़ा सा ये इंट्रो पार्ट है इसका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सोशलिज्म का आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सोशलिज्म को हम नहीं प्रोपोगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ अवार्डी सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1955 में, तो उसमें कहा गया था कि हमारे यहाँ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगी। ऐसा नहीं होगा। सोशलिज्म में क्या होता है? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट क्लास। आप मार्क्स पढ़े होंगे या लेनिन पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, हम डिटेल नहीं जाएंगे वहां पे। अब आइए प्रोविजंस की बात करते हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर मेंशन करेंगे तभी आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा, ठीक है। आर्टिकल 38 के 2 में क्या है? मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज, चाहे वो रीजन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, जो भी असमानताएं हैं ना उसको मिनिमाइज करने की बात करता है। और सोशलिज्म भी तो यही कहता है कि इनइक्वालिटी खत्म करो। 39 में आपने देखा होगा कि मेन और वुमेन को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, बच्चों के हेल्थ और स्ट्रेंथ और वर्कर्स के हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को ख्याल रखा जाना चाहिए, तभी कोई वर्क उनको दिया जाना चाहिए। इसमें इक्वल जस्टिस की भी बात कही जाती है, फ्री लीगल एड की भी बात कही जाती है, ठीक है। आर्टिकल 41 में आपको राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस सर्टन मैटर्स में मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ओल्ड एज व्यक्ति है, जैसे 60-65 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं तो उनको पेंशन मिल जाए, इस तरह की।
ठीक है, तो ये भी सोशलिस्ट सोसाइटी का फीचर होता है। फिर आर्टिकल 42 में जैसे आपने देखा होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सरकार ने सुधार लाया और अमेंडमेंट करके उसमें 12 सप्ताह का पहले पेड लीव महिलाओं को मिलता था जो गर्भवती महिलाएं होती थीं, लेकिन अब उसको 26 सप्ताह कर दिया गया है, यानी 6 माह कर दिया गया है कि उनको अब छुट्टी पे रह सकती हैं और आपको फिर भी पैसा मिलेगा। 43 में लिविंग वेज की बात की जाती है, मतलब ऐसा वेज जिसमें मिनिमम वेज एक होता है कि बस आप मिनिमम वेज पे जिंदा रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन नहीं भाई, हमें हेल्थ और एजुकेशन भी चाहिए और इन चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। 47 में, आर्टिकल 47 में क्या किया गया है कि जब आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है जो आपका पोषण, तो उसको जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात कही गई है। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान, ये सब सरकार ने शुरू भी किया है। फिर आप इसमें चाहें तो इसको डिस्कस करें या ना भी करें, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स से कर दें कि फंडामेंटल राइट्स में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाती है, लेकिन डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में आपको सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात कही जाती है। ठीक है, अगला है कि कैसे पता लगाएं संविधान में वो क्या प्रोविजन है जो भारत को एक सेकुलर स्टेट घोषित करता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। आर्टिकल 14, इसमें क्या कहा गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष सारे लोग समान होंगे। इससे बात साफ हो जाती है कि चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग बराबर होंगे। आर्टिकल 15 में कहा गया यही बात कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, हालांकि एक्सेप्शंस हैं जो अफर्मेटिव एक्शंस के हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट ये भी एक सेकुलर स्टेट बताता है। 25 से लेकर के 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला राइट है ना, उसकी बात करेंगे। जैसे आर्टिकल 25 में क्या है, आपका फ्रीडम है कि यू कैन प्रोफेस प्रैक्टिस जो भी रिलीजन आप चाहते हो। आपके पेरेंट्स हिंदू हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं। ठीक है। 26 में क्या है कि आप अगर कोई भी रिलीजियस मतलब डिनोमिनेशन के हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में है कि आप पे जो स्टेट है वो मतलब ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। हाँ, आप पे फी लगाई जा सकती है, क्योंकि फी जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी तीर्थ स्थल पे गए तो वहां पे फी लग गया, तो वो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर कर रहा होता है। और 28 में है कि अगर स्टेट की जो भी मतलब स्टेट द्वारा कंप्लीटली रन की जा रही जो भी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें स्टेट कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं देगा। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो एडेड वगैरह के लिए हैं। खैर, उसमें उतना डिटेल नहीं जाना है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। आपको पता है ये डीपीएसपी का पार्ट है कि राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए। सारे व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। जैसे अभी क्या है कि आपने को पता होगा कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं। जैसे शरीयत एक्ट 1937 मुस्लिम के लिए है, स्पेशल मैरिज एक्ट चल रहा है 1954 हिंदूज के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि किसी भी तरह का स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं होगा, एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें देखा होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी, तो वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक रोल होगा और उसमें सारे लोगों का नाम होगा। और 26 में उसी का एक्सटेंशन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल के जो भी ऊपर के व्यक्ति हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होगा, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो। डेमोक्रेसी कहाँ से निकल के आता है, तो डेमोक्रेसी देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आप समझ लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, बस समझने के लिए है और ताकि डेमोक्रेसी का एक्चुअल रूप पता चले। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या मिलते हैं, सिविल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। और डीपीएसपी में क्या मिलता है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, जिनकी चर्चा अभी हम ऊपर कर रहे थे। तो ये कहाँ मिलते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी ऑटोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा। तो ये डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं ना, उनके फीचर्स हैं। सी, डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें कंसेंट आएगा, मेजॉरिटी रूल आएगा, मतलब इन चीज़ों को पॉपुलर वोट आएगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव कई तरह की इसमें फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है,
तो इसके अंदर ये ओवरऑल ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क है कह सकते हैं। फिर 325 को भी इसमें लिख देंगे जो यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं, और 326 भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। रिपब्लिक, ये रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जैसे रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, ये कोई मतलब खानदानी नहीं चलेगा, इसके लिए इलेक्शन होगा। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, बट इलेक्शन होता तो सही है ना। मतलब अभी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं कोविंद साहब, तो उनके बेटे प्रेसिडेंट नहीं होंगे, जबकि आप मोनार्किकल सिस्टम में जाएंगे तो इसके अपोजिट होता है। जैसे कि आप ब्रिटेन को लीजिए, तो ब्रिटेन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन हम लोग क्या है? रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग जरूर आप लिखेंगे मोनार्की से कंपेयर करके। आर्टिकल 52 में क्लियरली कहा गया कि भारत के लिए एक प्रेसिडेंट होंगे। 54 में उनका इलेक्शन के बारे में बताया गया है, और 55 में भी इलेक्शन ही है, बस मैनर ऑफ इलेक्शन को इसमें बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। देखिए इसमें कंक्लूजन में क्या आप लिखेंगे कि जो प्रियम्बल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए जहां कहीं भी मान लीजिए कहीं दुविधा हो गई, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन है संविधान का, तो इसकी हेल्प लेता है प्रियम्बल की, ठीक है, कि भाई कहीं भी दुविधा हो गई। तो आपको पता है केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि बेरूबारी में कहा गया था कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अब इस फॉर्डर मटेरियल है, इसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया कि बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, इससे साबित हुआ था कि भाई कैसे सोशलिस्ट हैं। और प्रियम्बल जो है ना, वो समरी है एक तरह से पूरे संविधान का, एक एसेंस जिस्ट हमें देता है। और बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है केशवानंद भारती केस में आया था, और बात आई थी ना कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो भी जजमेंट्स आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिकन सिस्टम इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इक्वालिटी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आप इन चीजों को छीन नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी संविधान का ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर को छीना जाए, ठीक है। तो एक और चीज आप कीजिएगा, इसमें मैंने प्रियम्बल को ना एक प्लेलिस्ट बनाया है पॉलिटी के नाम से, तो इसी चैनल पे, तो आप प्रियम्बल को मैंने काफी एक्सटेंसिवली करीब 25 से 27 मिनट में पूरी प्रियम्बल को डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं और साथ में ये देख लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियम्बल से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो आप इवन आप इसके लिए लक्ष्मीकांत भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत से, डीडी बसु से, पीएम बख्शी से, और फिर मेरे जो ऑप्शनल के मटेरियल्स हैं उनसे कुछ कुछ चीजें निकाल करके और तब इस नोट्स को बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो इस पे काफ़ी विवाद हुआ था जब ये प्रश्न आया था। उस समय जो बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन सर थे, तो उनको ऑनरेबल गवर्नर ने बुलाया था अपने यहाँ पे कि आपने ये एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। एंड आई ऑल्सो बिलीव सो। आप ये पूछ सकते थे कि गवर्नर का पोस्ट कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है। तो आपको पता है कि जिस टीचर ने इस क्वेश्चन को सेट किया था, उस टीचर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि वो फर्दर बीपीएससी में क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, ऐसा बीपीएससी ने बताया। या आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इस पर कई सारे आर्टिकल्स आए थे। क्वेश्चन के तीन चार पार्ट हैं जो मैं यहाँ लिखा हूँ। पहला है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी दोनों पक्षों को देना है, क्रिटिसाइज भी करना है और एग्जामिन भी करना है, और गवर्नर के रोल को बताना है। और किसके सेंस में? गवर्नर के तो ओवरऑल रोल को बताना है स्टेट पॉलिटिक्स में, बट बिहार के सेंस में बताना है। और क्या वो मियर पपेट है? ठीक है, हम लोग पपेट नहीं कहेंगे, कंट्रोवर्सी में यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, इंट्रो में ना आप सरकारिया कमीशन से शुरू कीजिए। उन्होंने कहा था कि गवर्नर इज द लिंच पिन ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन, दोनों की ना एक कड़ी है एक तरह से, ठीक है। और बताइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नर इसके। और भी आप तो चाहें तो लिख सकते हैं कि गवर्नर का पद एक डिग्निटी का पोस्ट होता है, जिनका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इस तरह के फंक्शंस होते हैं। और
के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बरकरार रखने में इनका काफ़ी बड़ा भूमिका होता है। आप चाहें तो जितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसको, ठीक है। बॉडी पार्ट में आइए। बॉडी पार्ट में ना, चूंकि स्टेट पॉलिटिक्स में हमें रोल दिखाना है, तो साथ ही साथ हम रोल भी दिखाएंगे, क्रिटिसिज्म भी करेंगे। एग्जीक्यूटिव में अगर आप रोल देखेंगे इनका, तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं किनका किनका, जैसे एडवोकेट जनरल हैं स्टेट में, महाधिवक्ता, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। आपने देखा होगा जैसे बीपीएससी या यूपीपीसीएस के मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। आर्टिकल 153 में कहा गया कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव काम होंगी ना स्टेट में, वो सारी गवर्नर के ही नाम से की जाएंगी। दूसरा है लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कि इनका वैधानिक जो कार्य होता है, तो ये हाउस को बुलाते हैं, विधानसभा को बुलाते हैं कि मान लीजिए कि सेशन होता है ना 3 नॉर्मली, तो उसको यही समॉन करते हैं। अब ये बात अलग है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर प्रोरोग करते हैं। प्रोरोग का मतलब पता है कि जब जो विधानसभा की स्पीकर हैं उन्होंने एडजर्नमेंट साइनेडाई कर दिया कि हाँ भाई अब सेशन समाप्त हो गया है, तो गवर्नर प्रोरोग कर देते हैं, यानी कि वो सेशन कंप्लीट समाप्त हो जाता है। और डिजॉल्व करते हैं, जैसे मान 2005 में बिहार सरकार को, फरवरी 2005 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे कंप्लीट मैंडेट किसी को नहीं मिला था, तो गवर्नर बूटा सिंह ने डिजॉल्व कर दिया था। इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी है जिसको हम आगे समझेंगे। मैसेज को सेंड करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने 2016 में किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफ़ी फटकार भी लगाई थी, उसको भी आगे समझेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। आपको पता है ना, ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है कि अगर दोनों हाउसेस या फिर एक हाउस है तो एक हाउस, अगर वो सेशन में ना हो और कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाए जिसमें कानून बनाना पड़े, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस लाते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म, चूंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो क्रिटिसिज्म ये है कि यार ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए मोस्टली हो रहा है, मतलब इसका ये मिसयूज है। आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ना करें, बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इसको करना चाहिए। और एक डीसी वाधवा केस 1987 में आया था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपीटेड रिप्रोमulgation ऑफ द ऑर्डिनेंस without any attempt to pass it and repeated repromulgation with the same text, मतलब सेम टेक्स्ट के साथ अगर बार बार ऑर्डिनेंस ला रहे हैं विदाउट एन अटेम्प्ट टू पास, मतलब कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि ये एक एक्ट बन जाए, तो ये दिस इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट कर रहे हैं। भले आप टेक्स्ट में जो है ना वायलेट कर रहे हैं, लेटर में ना वायलेट कर, बट स्पिरिट तो वायलेट जरूर हो रही है, ठीक है। फिर है कि जुडिशियल पावर, आपको पता है प्रेसिडेंट की तरह इनकी भी जुडिशियल पावर होता है कम्यूटेशन का, कि एक पनिशमेंट को दूसरे पनिशमेंट में रिप्राइव, जैसे किसी रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिमिशन हो गया। एक चीज़ और है, मतलब जैसे रिस्पाइट होता है कि किसी स्पेशल सरकमस्टांस में, जैसे कि अगर कोई महिला है और उनका जैसे बच्चा उनके पेट में है, जैसे डिलीवरी होना है, तो फिर उस सरकमस्टांस में उनको कुछ छूट दिया जा सकता है। रिमिशन यानी कम कर दिया जाता है, ठीक है। और रिप्राइव का मतलब होता है कि अगर केस पेंडिंग है तो उस मामले में तो पार्डन नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मुझे डेथ सेंटेंस मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर देते हैं, कंप्लीट छोड़ देना, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता है, ठीक है। और गवर्नर जो होता है ना, वो स्टेट लिस्ट पे कर रहे होते हैं और कंकरेंट लिस्ट पे। इमरजेंसी पावर्स भी हैं कुछ, जैसे कि आर्टिकल 356, आपको पता है इसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है कि व्हेन देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। लेकिन इसका मिसयूज हुआ है, जब भी सरकारें बदलती हैं और इसको 120 बार से ज्यादा, एक ऐसे लिखेंगे कि मोर देन 120 टाइम्स इट हैज बीन यूज्ड। 2016 में यूके में, 2018 यूके यानी उत्तराखंड, 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में, और अरुणाचल में भी 2016 में इसका मिसयूज किया गया था। और आपको पता है अरुणाचल की गवर्नमेंट को रीस्टोर भी किया गया था। फिर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी उनके विवेक पे आधारित कुछ पावर है, जैसे आर्टिकल 163 1 में और 2 में, और इसका जो है आप प्रेसिडेंट का ये है 74 1 और 2, मतलब क्लॉज, उससे कंपेयर कर देंगे और इससे जो भी रिलेटेड कंट्रोवर्सीज है उसको लिखेंगे, ठीक है। 163 1 में है कि भाई उनके एड एंड एडवाइस पे वो काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, विच विल बी हेडेड बाय द सीएम। और 2 में उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किन मैटर पे डिस्क्रिप्शन होगा, एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नर, राइट। 167 में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सीएम से इस इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई
किस बात पे चर्चा हो रही है, कौन सा बिल आप लाने वाले हैं या कौन सा मैटर कैबिनेट के पास है, हमें इन्फॉर्म कीजिए। 164 में भी है कि ये सीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं। मान लीजिए कि हंग असेंबली आ गई, तो इसका क्रिटिसिज्म ये है ना कि यहाँ पे पार्टीशान रोल देखा गया है, यानी कि एक कहते हैं ना नॉन पार्टीशान वे में गवर्नर ने वर्क नहीं किया है, यानी इम्पार्शियल वे में उन्होंने वर्क नहीं किया है, बल्कि किसी का साथ दिया है गलत तरीके से। और हंग असेंबली का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो क्लियर कट मेजॉरिटी विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, चूंकि बिहार के केस में ये पूछा गया था तो मैं बिहार से दो चीजों को मेंशन करूंगा, एक बूटा सिंह केस और एक बूटा सिंह का मामला, और इसी से जुड़ा था रामेश्वर प्रसाद केस हुआ था। बूटा सिंह ने क्या किया था कि फरवरी 2005 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो 92 सीट्स मिली थी जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर, और 75 सीट्स मिली थी आरजेडी को, और 10 सीट मिली थी कांग्रेस को। तो आपको पता है केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2005 में। तो बूटा सिंह ने क्या किया कि बोला कि उन्होंने डिजॉल्व कर दिया असेंबली को, रिकमेंड किया सेंटर को कि यह असेंबली को डिजॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि जो एनडीए है वो एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को क्या करे तोड़ने की, और आरजेडी को तोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को। ठीक है, हाँ, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो रामेश्वर प्रसाद जजमेंट आया उसमें काफी फटकार लगाई थी, और आपको पता होना चाहिए कि बूटा सिंह जी ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, एक और एडिशनल फैक्ट मैं देता हूं कि बूटा सिंह ये वही व्यक्ति हैं जो राजीव गांधी जी के टाइम पे होम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये काफी इनफेमस रहे हैं इस बात के लिए कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे स्टेट्स में ना प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जब होम मिनिस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने जो यूनियन कैबिनेट है ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको इन्होंने मिसलीड किया है, और इनका इंटेंशन मैलाफाइड था, यानी सही इंटेंशन नहीं था जब इन्होंने ये रिकमेंड किया। और यहाँ पे रामेश्वर प्रसाद जो केस हुआ था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पोस्ट पोल अगर अलायंस होता है जैसे कि जेडीयू और बीजेपी का, तो उसने कहा कि ऐसे अलायंस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और गवर्नर का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी फंक्शन नहीं है बल्कि सेरेमोनियल है। ठीक है, और गवर्नर का ये कहना कि अनएथिकल मीन्स को अपनाया जा रहा है, अनएथिकल यानी कि जो एथिक्स के विरुद्ध हो, जो नैतिकता के विरुद्ध हो, और इलीगल तरीका अपना करके यानी हॉर्स ट्रेडिंग करना, ऐसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये आपका काम नहीं है ये सब चीजें देखना, आप अपने सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन के आधार पे जो असेंबली है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये कहा जाता है रामेश्वर प्रसाद केस, ये 2006 में हुआ था, कि ये एक एक्सटेंशन था एसआर बोम्मई जजमेंट का 1994 में, जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं, ये सामने है। एसआर बोम्मई काफी लैंडमार्क जजमेंट है 1994 का। इसमें ना गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को यानी स्व विवेक की जो पावर है इसको सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट किया था। कहा था आप अपने सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन के आधार पर डिसीजन मत लीजिए, और खासकर जो सेंटर है उसके कहने पे अगर आप डिसीजन लेते रहे तो ये तो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है जिसके लिए आपको कार्य करना है। एक और कंट्रोवर्सी रहता है गवर्नर से रिलेटेड कि बीपी सिंघल केस 2010 में हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था कि आप आर्बिट्ररीली जो है गवर्नर को नहीं हटा सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। और जैसे होता है ना कि सरकारें बदली केंद्र में और गवर्नर को फोन करने लगते हैं कि ऐसा एलिगेशन है कि गवर्नर को फोन आने लगते हैं कि भाई आप जो है खाली रिजाइन कर दीजिए वरना हम आपको हटा देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररी ढंग से आप नहीं हटा सकते हैं। सी वे अहेड मतलब क्या होना चाहिए, ये रिटायर्ड हमारे एक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं सोली सोराब जी, तो इन्होंने कहा था कि कैसे गवर्नर को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए जनरल इलेक्शन के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है, और उसको एक फिक्स टाइम दे, और अगर सरकार नहीं बना पाए फिर दूसरे को मौका जरूर दे बिफोर डिसॉल्विंग द असेंबली, जो कि बूटा सिंह जी ने नहीं किया था। ठीक है, दूसरा था पुंछी कमीशन, दूसरा है वे अहेड में आप लिखेंगे पुंछी कमीशन को। इसने कहा है ना कि जो स्टेट में इमरजेंसी लगती है 356 में, तो इसको लोकलाइज किया जाए। लोकलाइज किया जाए इसका मतलब ये है कि पूरे स्टेट में ना लगाया जाए, स्टेट की उन पार्ट्स में लगाया जाए जहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी है। ठीक है, और इनका टेन्योर जो है वो सिक्योर होना चाहिए, यानी कि 5 साल 6 साल जो भी रखना है फिक्स टेन्योर कीजिए।
वेंकटाचलैया कमीशन 2002, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC। इसने कहा था ना कि बहुत ही रेयरली प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाना चाहिए, स्पैरिंगली, और इट शुड बी इन द लास्ट रिसोर्ट, और जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं तभी लगाया जाना चाहिए। और पुंछी कमीशन की तरह यह भी कहता है एक फिक्स टेन्योर गवर्नर का जरूर होना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने सेम बात यही बोलता है कि 5 साल का एक टेन्योर दे दो। एक्सेप्शन में है कि एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस, जब तक कि कोई कंपेलिंग रीजंस ना हो 5 साल से आप उसे ना हटाएं, और इसे किसी भी ना पॉलिटिशियन के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा फिर गवर्नर के, इतना डिग्नेटरी पोस्ट है, आप किसी पॉलिटिशियन को जस्ट बिठा रहे हैं। मोस्टली तो यही हो रहा है, हमेशा से यही होता रहा है कि किसी न किसी पॉलिटिशियंस को कि हाँ भाई चलिए आपको हम एक गवर्नर कहीं ना कहीं का बना देंगे, आप यहाँ से पार्टी से टिकट छोड़ दीजिए, और जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं जो भी, इनका कहना था कि किसी इमिनेंट व्यक्ति को बनाओ आउटसाइड द स्टेट, जिसको मतलब रिसेंट पॉलिटिक्स में जिसने भाग न लिया हो। ठीक है, कंक्लूजन में आप चाहें तो इन बातों को इंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट है ना बनाया गया था, इसको एक सेफ्टी वाल्व के रूप में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे, आपको फिजिक्स में सेफ्टी वाल्व आपने पढ़ा होगा, ताकि अगर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाए तो उस समय ये एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करे और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे और एब्यूज ऑफ पावर ना हो। जैसे आपको पता है ना कि स्टेट जो है पावर का एब्यूज कर सकती हैं, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी हो सकता है कि देश से हम अलग हो जाएंगे, तो सेंटर से एक कनेक्शन बनाए रखने के लिए एक बलवर्क का काम करता है। काफ़ी डिग्निटी का पोस्ट है। आपको लिंचपिन मैंने इंट्रो में ही बता दिया है कि लिंचपिन का मतलब क्या है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये इंश्योर करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों कोऑपरेट करके काम करें, सिंपल वर्ड्स में। और एक पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन, थिंकर नहीं एक्सपर्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो यूनिट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों क्वेश्चन को मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है और आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस को लूँगा। देखिए इसमें कुछ समय लग जा रहा है क्योंकि मुझे भी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होता है और उसके बाद इनका एक मॉडल आंसर तैयार करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करके और फिर आपको बताना होता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे और अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं या फिर अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन मी बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।